हेलो दोस्तों, एएस मित्तल की क्लासेस में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से आंचल मित्तल और मैं आप सबका स्वागत करती हूं। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ाई चल रही है हिस्ट्री की क्लासेस और हिस्ट्री की क्लासेस में हम प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और हमारा क्या चल रहा है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड हमारा चल रहा है। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने अब तक क्या पढ़ा? प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने ये पढ़ा कि वो 4 पार्ट में डिवाइड था। कौन कौन से में थे वे सब आपको याद होंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक यानी कि जिसे हम माइक्रोलिथेस भी कहते हैं, नव पाषाण काल यानी कि न्योलिथिक, ठीक है, ताम्र पाषाण काल यानी कि चिल्कोलिथ। ठीक है, इन सब में क्या क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा जो पूरा पाषाण काल था उसमें आग की खोज हुई थी, सबसे मेन काम हुआ था। और जो मध्य पाषाण काल था यानी कि जिसे मेसोलिथ कहते हैं, जिसे माइक्रोलिथ के नाम से भी जानते हैं, उसमें औजार छोटे थे और क्या था उसमें जो है दफनाने का काम शुरू हुआ था। ठीक है, और जो तीसरा था न्योलिथिक, उसमें क्या हुआ था, उसमें खेती शुरू हुई थी। खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ और सुलेमान किरथर की पहाड़ियों के बीच हुई थी। और उसमें क्या निकल गया था? तांबा निकल गया था जो कि चिल्कोलिथेस में निकला था। यहाँ तक जो है कौन से उसमें हो जाता है, यहाँ तक हो जाता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड में। ठीक है, और हमारा जो है आधे ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसमें भी हमने अब तक क्या देखा था कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता वो उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिली हुई थी। और सबसे पहले इसके बारे में किसने जानकारी दी थी? किसने दी थी? मैसन ने दी थी। ठीक है ना, मैसिज मैसन। ठीक है, और इसके जो मतलब आप ये कह सकते हो कि जिसने इसको खुदाई करवाने का सबसे पहले इस पे ध्यान दिया था। ठीक है, खुदाई करवाई थी जिसने अडॉप्ट करके खुदाई करवाई थी, जो इसका जनक भी कहा जाएगा, वो कौन है? चार्ल्स मार्शल। ठीक है, और आपके कनिंघम जी भी इसमें आते हैं जिन्होंने इसका सर्वेक्षण किया था। और चौथा नाम क्या था? दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में क्या किया था? जिन्होंने 1921 में आपका ये, ठीक है, ये खोजा था। क्या खोजा था? हड़प्पा खोजा था भाई, मैंने कल आपको बताया था। तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था? हमने अब तक पढ़ लिया था हड़प्पा खोज लिया था 92-21 में। ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा। और उसमें क्या क्या चीज़ें थी वे मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करा दी थी। ठीक है, और आपका मोहनजोदड़ो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आपका कौन सा कंप्लीट कर लिया था? चंद्रहुदड़ो। हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में जो है श्रमिक आवास मिले थे। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह मिले थे, हाथी माथा में हाथी का कंकाल मिला था। और क्या मिला था? श्रमिक अभ्यास मिले थे, वहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, ओखली मिली थी, अन्नागार मिला था। ऐसे ही मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा चीज़ मिली हुई है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आता है। सेकंड, मोहनजोदड़ो क्या था? सबसे बड़ा शहर था। ठीक है, और वहाँ पे क्या था? स्नानागार था जो कि बहुत बड़ा था। सबसे बड़ी इमारत जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है वो अन्नागार मिला है, जो कि हड़प्पा में भी था और मोहनजोदड़ो में भी था, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो की एक विशेषता ये थी कि इसमें कुएं की, मैंने आपको कल बताया नहीं शायद, जो घर है घर के बीच में इसमें कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, और मोहनजोदड़ो में क्या था? स्नानागार था। पंडित जी आते थे तो क्या करते हैं? सूती कपड़ा पहनते, तो सूती कपड़े के साक्ष्य भी हमें वहाँ से मिले हैं। फिर जब इतने सारे लोग आएंगे तो चौड़ी सड़कें, और क्या था? और ये था कि जब चौड़ी सड़कें होंगी तो सभागार भी होगा। ठीक है, सभागार होगा तो फिर डांस वगैरह भी होगा। तो एक डांसिंग गर्ल भी मिली है जिसे नृत्यकी कहा जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। और यहाँ तक हमारा मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गया था। हमने कल पढ़ा था क्या? चंद्रहुदड़ो। उसको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रहुदड़ो में अब तक क्या पढ़ा था हमने? चंद्रहुदड़ो में हमने पढ़ा था क्या कि वहाँ फीमेल से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं। वो दुर्ग रहित था, यानी कि सब जितने भी शहर मिले ना, चारों तरफ से किलेबंदी थी, लेकिन चंद्रहुदड़ो में नहीं थी। ठीक है, और चंद्रहुदड़ो में फीमेल से रिलेटेड चीज़ मिली यानी कि कंघी, मेकअप का सामान, लिपस्टिक, पाउडर, काजल, इस टाइप से सारी चीज़ें। और सुई धागा मिला है, और डिज़ाइन बहुत बारीक डिज़ाइन किया हुआ एक मन का मिला है, जिसे घड़ा भी कह सकते हैं हम अपनी बोलचाल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली थी? चंद्रहुदड़ो में। और एक अलग से चीज़ मिली थी क्या? बिल्ली के पंजों के निशान मिले थे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने अब तक कंप्लीट कर ली थी। तो चलो ये दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं। तो आज क्या है ना कि जितने भी प्रमुख स्थल हैं वे सब हम आज ही कवर कर लेंगे। और हम ये सोचेंगे कि आज हमारा जो ये आधे ऐतिहासिक काल है यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ये आज हमारा कंप्लीट हो जाए।
और जो भी 1-2 क्वेश्चन इससे बच जाएगा वो हम उसे अपनी अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल से आपका हम क्या, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ और भी सभ्यताएं पनप रही थी ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता जिसे क्रीट की सभ्यता कहते हैं, और कौन सी, मिस्र की सभ्यता, है ना, मिस्र में जिसे नील नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, रोम की सभ्यता। तो जितनी ये भी इनके साथ साथ चल रही थी ना, इन सब सभ्यताओं को हम कल अपने टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियो भी देखना ना भूलें। तो चलो हम आज फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता का एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपके अधिकतर सारे ही टॉपिक यहाँ पे कवर करा रही हूँ। आपका मुश्किल से 1 या 2 जो स्थल है वो छूटेगा, बाकी सारे ही इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। वो भी अगर एग्जामिनर का दिमाग घूम गया तो, वरना इन्हीं में से वो क्वेश्चंस देता है। तो जो रोपड़ है, रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पड़ता है पंजाब में। ये भी हमें चीज़ याद रखनी है कि कौन सा शहर कहाँ मिला है, ठीक है। रोपड़ कहाँ मिला है? पंजाब में। अच्छा, अब हमें ना इनके सन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कहाँ मिला है और किस नदी के किनारे मिला है, ठीक है, और किसने इसकी खोज की है। 4 चीज़ तो हर एक शहर के साथ ये बंधी हुई है, आपको हमें याद करनी ही पड़ेगी। तो सबसे है रोपड़। रोपड़ कहाँ मिला है? पंजाब में। पंजाब में कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हुई है? रोपड़ में हमें एक ही चीज़ याद करनी है, जो बहुत सारे पिटारा था ना, वो सारा पिटारा तो हो गया है ख़त्म। अब हमें केवल 1-1, 2-2 चीज़ें ही याद करनी है जो कि मेन है, ठीक है। तो रोपड़ में जो पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है। तो इसमें क्या मिला है? इसमें मिला है मानव के साथ कुत्तों की अस्थियों के निशान भी मिले हैं, ठीक है। तो यानी कि रोपड़ में रोने धोने वाला काम रोपड़, है ना। तो इस हिसाब से हम इसमें क्या लगा सकते हैं? इसमें हम लगा सकते हैं कि मानव सहित जानवर कौन सा था? कुत्ता था। अच्छा, अब एक चीज़ याद करिए, अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है तो उसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में भी एक ऐसी जगह थी जहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफन करने के साक्ष्य मिले थे। वो कौन सी जगह थी? वो थी क्या? बुरज़होम। कश्मीर का बुरज़होम में कुत्ते के साथ, इंसान के साथ कुत्ता दफन करने के साक्ष्य मिले थे ना। तो हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि जो एग्ज़ामिनर है उसने किस तरीके से पूछ रखा है। उसने प्री हिस्टोरिक पीरियड बोल रखा है या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोल रखा है, आदि ऐतिहासिक काल बोल रखा है या प्राग ऐतिहासिक काल बोल रखा है, ठीक है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो रोपड़, ये यहाँ पे भी हमें मिला। रोपड़ कंप्लीट होने के बाद हमें बस रोपड़ में यही याद रखना है कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की है, और यहाँ पे किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? मानव के साथ यहाँ पे एक कुत्ता भी दफन था। बस इतना है। तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है कालीबंगा। कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घाघर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घाघर। इसे ना सरस्वती नदी भी बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कालीबंगा घाघर नदी के किनारे, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मिला? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कालीबंगा का मतलब ही होता है चूड़ियाँ, काली चूड़ियाँ। तो इसके अंदर चूड़ियाँ तो ज़रूर मिली होंगी। अब हमें ये क्लैरिफाई करना है कि जो चंद्रहूदरों में फीमेल से रिलेटेड मेकअप का सामान मिला है, ठीक है, उसमें चूड़ियाँ नहीं थी। अगर चूड़ियाँ पूछता है तो हमें कालीबंगा पे राइट लगा के आना है, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो आगे इसमें हमें मिला है हल और खेत, मतलब जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। मतलब वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे ये बो रखा होगा ना कुछ, तो उस चीज़ के उसको जोत रखा होगा, तो उस चीज़ के जो है निशान भी हमको वहाँ से मिले हैं। तो वो कैसे होता है? हल से होता है। तो हल और खेत एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो दोनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी? कालीबंगा में मिलेंगी। और इसमें एक चीज़ और है, वो है यज्ञ। यहाँ पे यज्ञ की वेदी भी मिली है। अच्छा, यज्ञ की वेदी हमें 2 जगह याद रखनी है। जैसे कि अन्नागार 2 जगह है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, ऐसी यज्ञ की वेदियाँ भी कालीबंगा में है। और कहाँ है? और हमारी लोथल में है, ठीक है। कहाँ कहाँ है? कालीबंगा और लोथल में, दोनों में क्या चीज़ मिक्स है? यज्ञ की वेदियाँ, ठीक है।
तो इसमें हमें एक कपड़ा है और उसमें ना अंदर उस तरह लिपट रखा है। अब शायद कोई नाई वाई होगा, उसने इस तरह अपना कपड़े में लपेट के रखते होंगे। अब जब मतलब अब ये तो नहीं पता ना कि बाढ़ आई या तूफान आया, भूकंप आया या आर्यों ने आक्रमण किया, इस वजह से सभ्यता का नष्ट हुआ है। तो ये तो नहीं मालूम कि सही तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इन तीनों चारों चीज़ों में से ही एक हुआ है। तो जो भी हुआ है वो उसको उस तरह दफन ज़मीन में दफन होता चला गया और वो इतने हज़ारों साल बाद आके हमें मिला है। देखो उस उस्तरे का भी कमाल। ठीक है, तो क्या मिला है? उस्तरा मिला है। तो कालीबंगा से हमें क्या चीज़ याद रखनी है? 5 चीज़ें याद रखनी है। कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है? वो घाघर नदी के किनारे है। ठीक है, क्या मिला है? यज्ञ की वेदी मिली है और चूड़ियाँ मिली हैं। और क्या मिला है? खेत के निशान मिले हैं और आपके हल मिला है। ठीक है, और एक चीज़ क्या रह गया है इन सबसे अलग? उस्तरा। ठीक है, फाइनली कालीबंगा भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एक आता है हमारा धोलावीरा। अच्छा, अब हम एक चीज़ ये देखते हैं, जो धोलावीरा है ना, और सुतका गेंडोर हो गया, लोथल हो गया और आपका रंगपुर हो गया, ये सब चीज़ें, ये सारे स्थल कहाँ मिले हैं? ये सब गुजरात में मिले हैं। ठीक है, ये सब किसके किनारे, सब कहाँ बसे हुए थे? ये सब गुजरात में बसे हुए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, ये सब कहाँ हैं? ये सब पाकिस्तान में हैं। ठीक है, ये सब हमें याद रखने हैं, इसलिए ही मैं आपको बोल रही हूँ। रोपड़ में क्या है? रोपड़ में क्या है नहीं, मतलब रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे है। धोलावीरा, धोलावीरा का नाम सब इम्पोर्टेंट क्यों है? धोलावीरा का नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है, यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिला है। अब पेपर में ये नहीं आएगा कि कहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, ऐसा कुछ नहीं आएगा। धोलावीरा से एक ही क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? अच्छा, सबसे बड़ा स्थल यानी कि जगह, सबसे बड़ा स्थल तो था धोलावीरा, लेकिन मैंने आपको कल भी याद दिलाया था कि सबसे बड़ा शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो और अगर सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पे बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो धोलावीरा कंप्लीट। धोलावीरा में क्या है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और सबसे बड़ा स्थल का श्रेय से जाता है। आगे जाता है हमारा रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर में क्या हुआ भाई? रंगपुर में ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। यहाँ पे मिले हमें चावल के साक्ष्य, यानी कि धान की भूसी। धान की भूसी भी आ सकता है, चावल के साक्ष्य भी आ सकता है, दोनों आएगा, दोनों में रंगपुर ही लगेगा। ठीक है, कभी आप ये कहो अरे यार मैम ने तो ये बताया था कि चावल के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ तो धान की भूसी आ रही है, ऐसा क्या करें? ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग हमें अपना वहाँ पे चलाना है कि धान की भूसी से ही तो मिलेंगे ना चावल। तो जो रंगपुर है वो क्या है, वहाँ क्या मिला है? धान की भूसी मिली है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे 3 शहर कंप्लीट हो गया है। कौन कौन से? रोपड़ कंप्लीट हो गया है। रोपड़ मतलब कुत्ते के साथ इंसान दफनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, सतलज नदी के किनारे था, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। दूसरा कालीबंगा था। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ होता है, तो इसमें चूड़ियाँ तो मिलेंगी। अच्छा, और लेडीज़ें क्या करती हैं ना, चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहन के सज सवर के तब पूजा पाठ में बैठती हैं, तो वहाँ पे यज्ञ था। ठीक है, तो यज्ञ, चूड़ी और खेत, हल, है ना? यज्ञ, चूड़ी, खेत, हल। हल से तो हम खेत जोतते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कालीबंगा को याद कर लेंगे, जो कि घग्घर नदी के किनारे है। तीसरा हमारा धोलावीरा, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा स्थल था, सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो आ जाता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट होता है रंगपुर। रंगपुर में क्या है? रंगपुर में है धान की भूसी, चावल के साक्ष्य भी हैं। अच्छा, चावल के साक्ष्य हमें प्रागैतिहासिक काल में मिले थे। अगर आपने मेरी लास्ट की जो वीडियो हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड की, अगर आपने वे देखी हैं, तो आप बताओ कि चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। बनवाली, जो बनवाली है ये कहाँ है? बनवाली पड़ता है भाई हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा में तो पड़ता है, कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो ये पड़ता है रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे पड़ता है? रंगोई नदी के किनारे। बनवाली शहर हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे हैं।
2 चीज़ तो ये हमें याद रखनी है। तीसरा इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसका नाम तो है बनवानी, ठीक है, नाम तो इसका बनवाली है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बना हुआ था, ठीक है। क्या याद रखना है कि नाम तो इसका बनवाली है, लेकिन ये सही तरीके से नहीं बना हुआ था। सही तरीके से नहीं बना हुआ था का मतलब ये है कि जैसे हमने अभी पढ़ा है ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता में क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सड़कें हैं वे सीधी हैं, 90 डिग्री के एंगल के कोण पे काट रही हैं, है ना। और जो नालियाँ हैं वो कैसी हैं, नालियाँ एक दूसरे से मिली हुई हैं, छोटी छोटी नाली बड़ी नाली से मिली हैं, बड़ी नाली के बड़े बड़े होल हैं, ठीक है। तो और नालियाँ कैसी हैं, नालियाँ में ढकी हुई हैं, ठीक है। नालियाँ कैसी हैं, में नालियाँ में ढकी हुई हैं, ठीक है। हमारे जो गांव वगैरह होते हैं उसमें नालियाँ ढकी हुई नहीं होती है, खुली हुई होती हैं, ठीक है। और सड़कें भी ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे नहीं काटते हैं। 90 डिग्री तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल पे नहीं काटती है, ऐसी होती हैं, यहाँ से चला यहाँ से गया, मतलब इमरती या जलेबी कुछ भी ले लो, ठीक है। तो गांव की सड़कें कैसे होती हैं, गांव की सड़कें भाई ऐसे होती हैं कि जो बाइक आ गई तो ठीक है, 4 व्हीलर आने का कोई चांस है ही नहीं। अगर वो गलती से घुस गया ना तो वो सोचेगा हे भगवान मैं यहाँ क्यों आया, ठीक है। तो लेकिन जो बनवाली था, बनवाली में भी सेम सिचुएशन हमारे वाली थी, क्या कि बनवाली में जो सड़कें थी वे बिल्कुल भी सीधी नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी टेढ़ी थी, ठीक है। जो नालियाँ थी वे ढकी हुई नहीं थी, नालियाँ कैसी थी, ओपन थी। ये जा रही हैं जी नालियाँ, ठीक है। ये घर है, ये घर के आगे से नाली जा रही है, ये कहाँ जाके पानी इकट्ठा हो रहा है कुछ नहीं पता, कोई होल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो जो बनवाली है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो सबसे ज़्यादा हमें अजीबोगरीब बिना बना हुआ एक सही तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बना हुआ शहर मिला है, वो कौन सा मिला है, बनवाली। कहाँ है, हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है। इसके भी हम याद कर लेते हैं, रविंद्र सिंह, किन्होंने खोज की, रविंद्र सिंह। दरअसल हमें याद इसलिए करना पड़ता है कि एग्जामिनर का जो दिमाग है उसे घूमने में देर नहीं लगती, वो हमारा दिमाग कब घुमा दे कुछ नहीं पता, ठीक है। तो हमें इसलिए याद करना है, बनवाली जो है रंगोई नदी के किनारे है और इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता हैं रविंद्र सिंह। और इसमें सबसे मेन बात क्या है कि बनवाली में कुछ भी चीज़ बना हुआ नहीं था, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऊट पटांग, खुली नालियाँ, उल्टी फुल्टी सड़कें। और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ मिला है हम कह सकते हैं सोख्ता। सोख्ता आप लोगों को पता ना हो, ठीक है। क्या होता है, जो गाँव होते हैं ना उनमें नालियों की व्यवस्था तो सही तरीके से होती नहीं है, तो क्या करते हैं, लाते हैं फावड़ा और घर के बाहर ही गड्ढा खोद देते हैं, ठीक है। पानी उसमें जाता रहता है और ऑब्जर्व होता रहता है, तो उसको ना सोख्ता बोलते हैं। तो उसके प्रमाण जो मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, बनवाली से मिले हैं, जो कि रंगोई नदी के किनारे है, ठीक है। बनवाली, रंगोई नदी, और हमारा क्या था यहाँ पे, रोपड़, सतलज नदी, जिन्होंने इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा। बनवाली की किसने की थी, रविंद्र सिंह ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बनवाली हमें से यही नहीं पूछेगा कि स्थल ये किस नदी के किनारे है, नदी का नाम भी दे देगा कि जो रंगोई नदी है उसके किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ है, ठीक है। तो हमें इसलिए सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद करनी है कि रंगोई नदी के किनारे कौन सा बस रहा है, भाई बनवाली बसा हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा है, हरियाणा में आता है। सड़क टेढ़ी मेढ़ी तो है ही है, इसमें एक चीज़ और मिली है, इसमें ना बैलगाड़ी के निशान मिले हैं, ठीक है। बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिला है। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है ना 6th या 7th क्लास की, उसमें ये चीज़ दे रखी है, फ़ोटो सहित दे रखी है कि जो बैलगाड़ी है उसके निशान हमारे कहाँ से मिले हैं, बनवाली से मिले हैं, ठीक है। अब देख लो फिर कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। फिर आता है हमारा लोथल। अच्छा, लोथल जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, है ना, ये 3 बड़े बड़े थे ना, इनमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी। इसी तरीके से जो लोथल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो कैसे, क्योंकि लोथल से भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। लोथल सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि पड़ता कहाँ है, लोथल पड़ता है हमारे पश्चिम में,
यानी कि ये आप देख सकते हैं ना कुछ यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ये पाकिस्तान आ गया, ठीक है। तो कुछ इस साइड यहाँ पे पड़ता है लोथल। तो जब लोथल समुद्री तट के किनारे पे पड़ेगा यानी कि गुजरात में पड़ेगा, है ना। गुजरात में 3-4 शहर पड़ते हैं, याद रखना है। गुजरात में क्योंकि बहुत सारे शहर मिले हैं, तो उनमें से इम्पोर्टेंट जो 3-4 शहर हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने आपको याद कराए हैं। धोलावीरा उसी में ही है, रंगपुर भी उसी में ही है, सुतका गेंडोर भी लोथल गुजरात में ही है, और लोथल भी गुजरात में है। तो चलो लोथल पे चलते हैं। लोथल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लोथल इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें ना जो व्यापार होता था वो लोथल से ही होता था। लोथल से ही क्यों होता था? क्योंकि लोथल सबसे किनारे पे था समुद्र के, है ना। और समुद्र के जो सबसे किनारे पे होगा वहीं से तो दूसरे देशों के संपर्क बनेंगे। आसमान से तो कोई कूद के आने से नहीं रहा, है ना। मतलब उस ज़माने में, आज के ज़माने में तो आसमान से भी कूद के आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो उस ज़माने में जो जल है उससे ही दूसरे देशों से हमारा संपर्क होता था, जल के द्वारा, ठीक है। तो जो जल है इधर, और यहाँ पे है फारस, ठीक है, ईरान वगैरह। फिर हम यहीं पे आगे इसके ईरान, इराक, इन सब के बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ फारस है और यहाँ हमारा लोथल है। तो लोथल के कॉन्टैक्ट जो थे, यानी कि हम कितना प्राउड फील कर सकते हैं कि हमारे देश में इतनी हज़ारों वर्ष पहले भी दूसरे देशों से कनेक्शन था भाई, और वहाँ से लेन देन होता था, व्यापार होता था, ठीक है। तो लोथल और फारस के आपस में कनेक्शन थे, ठीक है। वहाँ से माल आता था हमारे, और हमारे यहाँ से माल जाता था वहाँ पे, ठीक है। और हमें ये पता कैसे चलता है कि फारस के ही थे, किसी और देश के भी तो हो सकते हैं भाई। या पुरातत्वविदों ने कहा कि हाँ भाई फारस के, और हम मान लें फारस के हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फारस के इसलिए माना गया है क्योंकि फारस की जो मोहर है ना वो हमें लोथल से मिली है। जो फारस की मोहर है वो हमारे कहाँ से मिली है? हमें लोथल से मिली है। इसलिए हम ये मानते हैं कि जो लोथल है उसका कनेक्शन फारस से था, ठीक है। तो फारस की जो मुद्रा है वो हमें लोथल से मिली है। अच्छा, लोथल से एक चीज़ और मिली है, वो क्या? वो है युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब क्या होता है? युगल समाधान का मतलब होता है कि एक लड़का और एक लड़की, यानी कि पुरुष और महिला, दोनों के शव एक ही जगह मिले हैं। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये भी साबित हो सकता है कि शायद वहाँ सती प्रथा रही होगी, है ना। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों का एक ही साथ बुलावा आया ऊपर से। अच्छा, किसी किसी का ही तो आ सकता है, लाखों में से एक का, या हर दूसरे तीसरे का तो नहीं हो सकता। तो इसलिए ऐसा सोचा जा सकता है कि शायद लोथल में सती प्रथा का प्रचलन होगा। जैसे कि सती प्रथा तो आप सब जानते ही होंगे। सती प्रथा मतलब कि अगर हस्बैंड जब मर जाता है तो तब क्या होता था, स्त्री भी उसकी चिता पे बैठ जाती थी, है ना। तो क्या पता वहाँ पे ऐसी दफनाने का काम भी होता होगा, है ना, क्या पता। तो अगर हम ये क्वेश्चन पुटअप करें तो ये 2-3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। वो किस तरीके से? भाई ये भी पूछ सकता है कि सती प्रथा का जो संदेशा मिला है वो कहाँ से मिला है, ठीक है। सती प्रथा का जो अंदेशा हुआ है वो हमें कौन से शहर से हुआ है? लोथल से हुआ है। युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अच्छा, और वहाँ पे क्या मिले हैं? वहाँ पे मिले हैं हाथी के दांत, लंबे लंबे बड़े बड़े, ठीक है, जो दिखाने के और खाने के कुछ और होता है ना, वही वाले, ठीक है। हाथी के दांत तो लोथल से मिले हैं, लेकिन हाथी का जो कंकाल है, यानी कि उसकी जो खोपड़ियाँ थी, जो मैंने आपको कल भी बताया था, उसका जो सर होता है हाथी का, वो हमें हड़प्पा से मिला है, ठीक है। हमें ये याद रखना है, इन चीज़ों में मिक्स नहीं करना है, ठीक है। हड़प्पा से क्या मिला है? हाथी की खोपड़ी मिली है, यानी कि उसकी खोपड़ी की अस्थि मिली है। और लोथल से क्या मिला है? लोथल से हमें उसके दांत मिले हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा ना, यज्ञ वेदियों का भी मिक्स नहीं करना है। यज्ञ वेदी कहाँ मिली है? कालीबंगा से मिली है और लोथल से मिली है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रहूदरों में जो मेकअप का सामान है, लेकिन जो चूड़ियाँ हैं वो हमें कालीबंगा से मिली हैं। चंद्रहूदरों से केवल मेकअप का सामान मिला था,
है ना। इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो 2-3 जगह होते हैं। अन्नागार हड़प्पा में भी था, मोहनजोदड़ो में भी था, लेकिन मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा था। तो इस तरीके से ना हमें जहाँ भी ये अंदेशा हो कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, 2 चीज़ एक एक यहाँ भी है यहाँ भी है, तो उसको तो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए, क्योंकि ना पेपर में ना ऐसे फंसे हुए क्वेश्चन ही फंसते हैं और हम सबको फंसा देते हैं। तो हमें वहाँ पे एक चीज़ और मिली है, गोदीवाड़ा भी कहा जाता है लोथल को, कि लोथल में गोदीवाड़ा मिला है। अब हम में से आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि ये गोदीवाड़ा होता क्या है। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह होता है, ठीक है। गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है, बंदरगाह। बंदरगाह पोर्ट, सी पोर्ट बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो बंदरगाह मिला है, सी पोर्ट भी बोल सकते हैं, गोदीवाड़ा भी बोल सकते हैं, दोनों तीनों चीज़ बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। और लकड़ी का दरवाज़ा मिला है। अच्छा, अब एक मेन बात और थी लोथल में, वो क्या थी? लोथल की मेन बात ये थी कि जितने भी शहर मिले हैं, है ना, उनमें क्या था कि जो घर है, घर ऐसे बने हुए थे जैसे मैंने आपके ये दिखाया, चौराया घर बने हुए हैं भाई साहब इस तरीके से। लेकिन इन घरों के गेट जो थे ना, जो वो मेन रोड पे नहीं खुलते थे बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता था कि जैसे बच्चे अंदर खेल रहे हैं और डायरेक्ट एकदम भागते भागते बाहर आ गए, मेन रोड से कोई सवारी जा रही है, उड़ा दिया जी, ठीक है। तो वे लोग इतने समझदार थे कि उन्होंने मेन रोड पे गेट ना खोल के यहाँ साइड में खोल रखे थे कि गली से बाहर आओ और तब मेन रोड पे आओ। सभी जगह इसी तरीके से घर मिले हुए हैं। मेन रोड पे किसी भी घर का गेट नहीं खुला हुआ था सिवाय एक शहर को छोड़ के। वो कौन सा था? लोथल। वो लोथल ही क्यों था? क्योंकि जब हम किसी भी क्वेश्चन में क्यों लगा देते हैं ना, तो समझो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। वो लोथल ही क्यों था? वो लोथल इसलिए था जी क्योंकि लोथल में क्या होता था, व्यापारिक, भाई व्यापारिक वो थे फारस से, तो व्यापारिक सामान आता था। तो जब सामान आएगा तो अगर जैसे वे हम मान लो कि घोड़ा गाड़ी पे सामान लद के आ रहा है, तो वो छोटी छोटी बारीक गलियों में कैसे जाएगा, क्योंकि गोदाम मिले हैं ना, लोथल में गोदाम भी मिले हुए हैं। अच्छा, अब कोई कोई चीज़ ऐसी है कि जैसे अब मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, वहाँ पे आ गया कि गोदाम कहाँ से मिले हैं, तो मैं आपको डिटेल में इसलिए तो पढ़ा रही हूँ ताकि जब आप वहाँ पे कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो जाता है कि जब हम कुछ चीज़ें नहीं लिखे होते तो हमारे माइंड में सेट रहता है ना, हाँ भाई सी पोर्ट लोथल में था, वहीं व्यापारिक चीज़ होती थी, तो गोदाम भी तो ऑब्वियसली वहीं होंगे या हड़प्पा में होंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमें अपने माइंड में सेट करके रखनी है। तो वहाँ गोदाम थे, तो इसलिए उनका जो गेट था वो मेन रोड पे ही था ताकि सामान उतारने में और सामान चढ़ाने में आसानी हो, थे ना वे माइंडेड। तो लोथल में और क्या क्या मिला है हमें? हाथी के दांत मिले हैं, लकड़ी का दरवाज़ा मिला है। ऐसा कौन सा स्थल है जिसके गेट जो बिल्कुल है मेन रोड पे खुलते थे? वो लोथल था, ठीक है। और क्या? फारस की मुद्रा मिली है, युगल समाधान मिला है, चक्की मिली है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिली है हमें? लोथल से। इसलिए लोथल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अभी 2 वाक्य और हैं, कौन कौन से? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर में क्या था भाई? सुतका गेंडोर में था सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई खुदाई वालों ने खुदाई करी, उन्हें मिला एक कलश। हो गए मैं खुश कि भाई साहब ये तो इतना बड़ा कलश है, इसमें से निकलेंगी सोने चांदी की मोहरें, हम तो हो गए अमीर, ठीक है, भाग लेंगे इसे लेके यहाँ से। ऐसा ही तो आता है ना मन में। तो जब कलश निकला और उन्होंने खुशी खुशी उस कलश को खोला तो उसमें से निकली अस्थियाँ। जी हाँ, अस्थियाँ। तो कलश समाधान यानी कि सबको कलश के अंदर भर के दफना रखा था। अब क्या पता कि वहाँ कुछ इस तरीके से रिवाज हो कि कुछ पुरोहित वगैरह होंगे, भाई ये कलश में उन्हें कुछ ज़्यादा ही महत्व देने के लिए कलश में करके दफनाया जाता होगा, है ना, कुछ इसी तरह से रहा होगा। तो सुतका गेंडोर में सब क्या मिला है? कलश समाधान मिला है। युगल समाधान बोले तो हमें जाना है लोथल, कलश समाधान बोले तो जाना है सुतका गेंडोर, और जानवर के साथ समाधान बोले तो जाना है रोपड़, है ना। कितना कन्फ्यूज़न। इसलिए सब चीज़ें अलग अलग हमें याद करनी है ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी रहे ही ना। तो सुतका गेंडोर में क्या मिला है? कलश समाधान मिला है। अच्छा, हाथी के तो हमने याद कर लिए थे, कहाँ मिले थे हाथी के? हड़प्पा में मिले थे। घोड़े के भी मिले हैं भाई साहब, तो घोड़े के कंकाल कहाँ मिले हैं?
सुदका गेंडोर में मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अधिकतर सारे शहर कवर हो जाते हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है क्या, कि जो धोलावीरा है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन वो तो पाकिस्तान में चला गया है ना। तो अगर हम भारत का सोचें कि भारत का कौन सा है, अगर भारत लिखा आ जाता है तो अब हम राइट मार के आएंगे राखी गढ़ी पे। किस पे? राखी गढ़ी पे। और अगर केवल ये पूछे कि कौन सा शहर है, कौन सा स्थल है, तो हम धोलावीरा पे मार के आएंगे। ठीक है, क्योंकि धोलावीरा पाकिस्तान में चला गया। और अगर भारत बोले तो हमें किस पे मारना है? राखी गढ़ी पे मारना है। ठीक है जी। अगर व्यापारिक दृष्टि से शहर बोले तो हमें लोथल पे लगा के आना है, लेकिन अगर औद्योगिक दृष्टि से शहर बोले तो किस पे लगा के आओगे जी? औद्योगिक दृष्टि से शहर बोले तो चंदहुदड़ो पे लगा के आएंगे, क्योंकि चंदहुदड़ो पे लेडीज़ों से रिलेटेड सारा सामान था। और जहाँ पे भी मेकअप का सामान होगा उस शॉप पे तो भाई भरमार होगी। ऐसी शॉप और ऐसे ही शहर। ठीक है ना। तो हमें किस पे राइट मार के आना है? चंदहुदड़ो पे राइट मार के आना है। तो हम अरे यहाँ पे ना होने में हमने यहाँ पे जो कवर किए हैं वो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हमारे कल की वीडियो और आज की वीडियो में कवर हो चुके हैं। जी हाँ, आपको पता भी नहीं चला होगा, 50 से 60 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर अब आपके पास बुक वगैरह हो या किसी भी आप वीडियो पे भी जाके, किसी और वीडियो पे भी जाके अगर आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके 80% क्वेश्चंस सही लगेंगे, अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी और वीडियो को स्किप नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो हमारे आद्य ऐतिहासिक काल के जो चीज़ें थी वो यहीं पे ख़त्म होती हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी की सभ्यता के आसपास और सभ्यताएं पनप रही थी ना, मेसोपोटामिया में, ईरान में, मिस्र की सभ्यता जिसे नील नदी की सभ्यता कहा जाता है, जितनी भी ये जो सभ्यताएं पनप रही थी वे सारी सभ्यताएं एक नदी के किनारे थी, है ना। तो सबकी नदी के किनारे थी। चीन की सभ्यताएं यानी कि क्रीट सभ्यता बोला जाता है, तो हम ये सारी सभ्यताएं भी कवर करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन कहीं से भी ना छूटे। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से आप सबका मेरा प्यार भरा नमस्कार, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।